15 जून 2022 की वो घटना आपको याद होगी जब 50 भारतीय सैनिक गलवान घाटी के अंदर भारतीय सीमा का निरीक्षण कर रहे थे। तभी 250 चीनी सैनिकों के द्वारा उन पर हमला कर दिया गया था। इस हमले में भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और कुछ चाइनीज सैनिक भी जो है मारे गए थे, जिनको लेकर चाइना की तरफ से एक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी। ये घटना क्यों महत्वपूर्ण है? दरअसल इसके बाद से भारत ने चीन की विस्तारवादी नीति का, चीन के एग्रेशन का एक संज्ञान लिया था और भारत की पॉलिसी में हमें एक बदलाव देखने को मिलता है। भारत ने तब से सैन्य आधुनिकीकरण पर और ज्यादा ध्यान देना शुरू किया था और साथ ही भारत ने क्वाड की तरफ अपने मजबूत कदम बढ़ा लिए थे। जब क्वाड की बात आती है तो इस संदर्भ में भारत और यूएस के संबंधों का जिक्र करना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एशिया के इस पर्टिकुलर रीजन की जब बात आती है या फिर मैं अगर इंडो पैसिफिक रीजन की बात करूं तो अमेरिका भारत को चीन के प्रति एक संतुलित एरिया डेवलप करने के हिसाब से देखता है, जबकि भारत अमेरिका को चीन के खिलाफ एक विश्वसनीय साथी के रूप में देखता है। इन तीनों कंट्रीज के बीच में जो भी गेम होता है वो तो देखिए एक अलग चीज़ है, क्योंकि दे आर बिग कंट्रीज। लेकिन इस दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कुछ अन्य राष्ट्र हैं, जैसे कि मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। इन राष्ट्रों के साथ दुविधा ये है कि वो भारत और चीन के बीच में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। जब भी वो किसी एक राष्ट्र के साथ कोई समझौता या बातचीत करने की ओर अग्रसर होते हैं तो दूसरे कंट्री की ओर से अपने हितों को ध्यान रखने की चेतावनी उनको दे दी जाती है। और ये भारत के संदर्भ में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन चीन की तरफ से हमेशा एक धमकी के रूप में अन्य जो छोटे राष्ट्र हैं उनको चेतावनी दी जाती रही है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जब अमेरिका की तरफ से नेपाल को एक सहायता दी गई थी तो चीन की मीडिया ने इसको दुष्प्रचार किया था और उन्होंने इसको एक बैड डिप्लोमेसी के रूप में काफ़ी ज़्यादा प्रचारित किया था, यानी कि वो नेपाल के अंदर किसी दूसरे कंट्री का प्रभुत्व नहीं चाहते हैं। और ये जो लाइन है इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो प्रभुत्व है ये दोनों कंट्रीज अलग अलग राष्ट्रों में अपना जमाना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजिक लोकेशंस के हिसाब से भारत के लिए उसकी नेबर कंट्रीज सारी महत्वपूर्ण है और चीन के लिए भारत को घेरने के लिए ये ज़रूरी है कि वो भारत की नेबरिंग कंट्रीज पर अपना एक प्रभुत्व जमा कर सके। इसके लिए चीन के द्वारा बहुत सारी आर्थिक मदद दक्षिण एशियाई राष्ट्रों को की जाती है और भारत भी मदद करने की कोशिश करता है। हालांकि चीन इसमें थोड़ा सा आगे है और यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जिक्र करना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि चीन के द्वारा इस इनिशिएटिव के तहत काफ़ी सारा लोन, काफ़ी सारा अनुदान जो है अन्य राष्ट्रों को दिया गया है। तो आज की वीडियो में आप इंट्रोडक्शन से समझ गए होंगे, हम भारत चीन संबंधों पर बात ना कर कर हम बात करेंगे अन्य दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के बारे में और उनको हम भारत और चीन के बीच में एक तीसरे एंगल के रूप में देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये राष्ट्र भारत और चीन के बीच इस प्रतिस्पर्धा में या तो फंसे हुए हैं या फिर वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं जो भारत और चीन की प्रतिस्पर्धा के बीच में खुद के लिए बेनिफिट्स भी देख रहे हैं। जब आप पूरा वीडियो सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो एक यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इसमें हम साउथ एशियन कंट्रीज़ को इंडिया एंड चाइना के लेंस से देखने का प्रयास करेंगे। जब भी आप मीन्स में कोई आंसर लिखेंगे तो इन सारी कंट्रीज़ के बारे में कुछ अच्छे पॉइंट्स आपके पास होंगे इस वीडियो को सुनने के बाद। शुरुआत करते हैं कि भारत चीन संबंधों में क्या कुछ डेवलपमेंट हमें समाचार पत्रों में देखने को मिल रही है। अगर मैं कल की न्यूज़ की बात करूं, ये देखिए, ये तो 29 अक्टूबर की ही न्यूज़ है। इसमें ये बताया गया था कि भारत की जो एक लड़ाई है पाकिस्तान ओरिजिनेटेड टेररिज्म के खिलाफ, इसमें यूएस जो है उसका सपोर्ट कर रहा है और उन्होंने चाइना को इस बात के लिए लताड़ा भी है कि जब भी किसी टेररिस्ट का नाम हम यूनाइटेड नेशन की लिस्ट में जोड़ने की बात करते हैं तो चाइना की तरफ से उसको रोकने का प्रयास किए जाते हैं। और यहाँ पे यूएस ने ये भी कहा भी है कि किसी भी कंट्री को अपने पॉलिटिकल हितों से ऊपर उठकर कुछ देखना चाहिए। दरअसल मुद्दा क्या है? मुद्दा देखिए ये है कि जो बेसिकली एक यहाँ पे मीटिंग हो रही थी यूएन सिक्योरिटी
काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी, और ये जो मीटिंग है ये बेसिकली मुंबई में हो रही है। यहाँ पर दरअसल एक क्लियर मैसेज दिया गया है। जो यूएस के स्टेट सेक्रेटरी एंटोनी थे ब्लिंकन, उन्होंने ये कहा कि सभी पार्टीज को देखिए यूनाइटेड नेशन की जो ब्लैक लिस्टिंग है ग्लोबल टेररिस्ट की, उसको सपोर्ट करना चाहिए और चाइना को इसमें रोक नहीं लगानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप चाइना का रिएक्शन देखेंगे तो थोड़ा फनी लगता है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म मीट फ्रॉम 26/11 साइट इंडिया एंड यूएस सीक लिस्टिंग ऑफ टेररिस्ट, चाइना सेज डोंट पॉलिटिसाइज। यानी कि जहां भारत और अमेरिका ये प्रयास कर रहे हैं कि 26/11 अटैक्स में जो टेररिस्ट शामिल थे उनका नाम एक ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल करा दिया जाए, वहीं चीन ये कह रहा है कि आप इस मुद्दे का राजनीतिकरण ना करें। जबकि ये सबको पता है कि इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज कौन कर रहा है, क्योंकि कुछ भी हो जाए हम कभी भी आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, हमें इसके लिए अपने पॉलिटिकल हितों को पीछे छोड़ना ही चाहिए। दूसरी आप न्यूज़ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो चाइना के एनवॉय थे उन्होंने ढाका में ये कहा है, बांग्लादेश में ये कहा है कि हम भारत को एक स्ट्रैटेजिक राइवल के रूप में नहीं देखते हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं भारत का एक प्रशंसक हूँ और मैं ये नहीं मानता कि भारत और चाइना आपस में राइवलरी रखते हैं। यानी कि जो उनका एक दोगला व्यवहार है कि एक्शन उनके हमेशा हमारे खिलाफ रहते हैं और बयान वो हमेशा पॉजिटिव नोट पे देने की कोशिश करते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिखाई देता है। इसके अलावा जब बात करते हैं पॉलिटिकल संबंधों से अलग ट्रेड रिलेशंस की, तो यहाँ पे भी देखिए एक न्यूज़ देखने को मिलती है कि चाइना और इंडिया का जो ट्रेड है वो दरअसल यूएस $100 बिलियन का मार्क क्रॉस कर गया है। यानी कि पॉलिटिकली हम चाहे एक दूसरे को लेकर कुछ भी सोचते हो, लेकिन व्यापार देखिए बढ़ता ही जा रहा है। और इसमें भी एक बेहद इंटरेस्टिंग सा पहलू ये है कि जो बढ़ता हुआ व्यापार है ये चीन के पक्ष में झुका हुआ है, ना कि भारत के पक्ष में। क्यों? क्योंकि देखिए चीन की तरफ से जो भारत को एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो लगभग $90 बिलियन का किया जा रहा है, और इसमें देखिए 31% का इंक्रीज हमें देखने को मिलता है अगर हम सेम ईयर से इसका कंपैरिजन करें तो। दूसरी तरफ इंडिया का जो एक्सपोर्ट था पिछले 9 महीनों में वो मान के चलिए केवल $14 बिलियन था, और इसमें करीब 36% का डिक्लाइन देखने को मिला है। हम उनको जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कम हो रहा है, वो जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बेसिकली बढ़ता जा रहा है। और कुल मिलाकर ये जो $100 बिलियन का बड़ा सा आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है ये चाइना के फेवर में है, तो ट्रेड में भी वो थोड़ा सा बेहतर कर रहे हैं। देखिए ये जो सारा शुरू हुआ भारत और चीन की प्रतिस्पर्धा का खेल, इसका एक मोटे तौर पर आप मान सकते हैं कि 2000 दशक जो था उसमें इसकी खासकर शुरुआत हुई है। दरअसल इस दशक की शुरुआत से चीन ने क्या किया, दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार करने की कोशिश की, और इस कोशिश में उन्होंने सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक साधनों का उपयोग किया। वो जिस कंट्री से जिस बेस पर संबंध बना सकते थे, आर्थिक या सांस्कृतिक, उन्होंने उसका सहारा लिया है। यहाँ पर देखिए चीन का जो एकमात्र लक्ष्य रहा है वो तब से अपने आप को एक एशियाई ताकत के रूप में स्थापित करना रहा है। वो चाहते हैं कि हिंद महासागर के जो विशाल संसाधन हैं उन तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो। दक्षिण चीन सागर में उनका जो एक एग्रेसिव एक्शन रहते हैं वो हम हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। भारत की घेराबंदी करना, भारत को बेसिकली इस दक्षिण एशिया क्षेत्र में अपने से कमतर ही रखना, अपने बराबर एक दूसरी रीजनल पावर के रूप में भारत को ना उठने देना, उनका एक आप कह सकते हैं उद्देश्य रहा है। संचार की जो महत्वपूर्ण समुद्री लाइन है, जो इंपॉर्टेंट ओशन लाइन्स है कम्युनिकेशन की, उनको आप कह सकते हैं सेफ रखना, अपने प्रभाव में रखना। और इसके अलावा जो उसके थोड़े से अशांत क्षेत्र है, जैसे कि तिब्बत वाला क्षेत्र है या फिर शिनजियांग प्रांत है, उसमें आर्थिक विकास करना, ये सारे लक्ष्य वो एक साथ लेकर चल रहे हैं। और इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वो क्या कर रहे हैं, उनका एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो दक्षिण एशियाई अलग अलग कंट्रीज के साथ वो मिलकर चला रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट के नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं और अन्य देशों की उससे एक मोह भंग वाली बात भी देखने को मिल रही है। खैर इस वाले बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि देखिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, दरअसल ये भारत
से जो है मुकाबला करने के लिए वो जो है चीन सामने लेकर आया है। ये जो तेज प्रतिस्पर्धा है, इसमें दरअसल जो दक्षिण एशियाई देश है, क्या वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं या अवसर के रूप में देखते हैं? तो दरअसल अवसर के रूप में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, उन्होंने नए अवसर भी पैदा किए हैं इस प्रतिस्पर्धा ने, लेकिन कुछ चिंताओं में भी बढ़ोतरी की है। भाई, आपके रीजन की दो बड़ी कंट्रीज आपस में कंपटीशन रखेंगी, तो एक तो आप क्या है कि उस कंपटीशन कार्ड को प्ले करके अपने कुछ बेनिफिट्स ले सकते हैं, राइट। लेकिन दूसरी वजह से, क्योंकि रीजनल जो है पीस नहीं रहता है, रीजनल अशांति रहती है, तो इससे जो है कुछ चिंताएं भी बढ़ती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको दोनों में से एक कंट्री को चुनना पड़ जाए और तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये जो दक्षिण एशियाई देश हैं, इन्होंने इस प्रतिद्वंद्विता को राजनीतिक और आर्थिक लाभ प्राप्त करने, भारत पर अपनी निर्भरता को दूर करने, भारत का जो एक बिग ब्रदर वाला ओहदा यहाँ पे रहता था उसको कम करने के लिए, और साथ में जो चीन का रण जाल है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, वहाँ पर भारत की मदद पाने के लिए इस साधन के रूप में देखते हैं। यानी कि जो कंट्रीज़ हैं, इनको जब लगता है कि हमें चाइना से कुछ बेनिफिट मिल सकता है तो वो चाइना की तरफ हो जाते हैं, और जब उनको लगता है कि हम भारत से कुछ बेनिफिट ले सकते हैं तो वो भारत की तरफ हो जाते हैं। और देखिए, इसमें बुराई भी नहीं है, क्योंकि हर कंट्री अपने रणनीतिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए काम करता है, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो। लेकिन दक्षिण एशियाई देशों की जो ये आप एक कह सकते हैं सिचुएशन है, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स है। इसको आज थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, दरअसल ये जो दक्षिण एशियाई देश है, इन्होंने थोड़ा स्मार्ट प्ले किया है। इन्होंने इस प्रतिद्वंद्विता का शिकार होने के बजाय बल्कि संतुलन और बातचीत से मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट, ग्रांट, हेल्प और जो ऋण हासिल करके और दूसरे जो अन्य समझौते किए, उसमें इनको काफ़ी मदद मिली है। जैसे श्रीलंका का एग्जाम्पल अगर हम लें, तो वहाँ पर जब ये आर्थिक संकट आया तो उन्होंने चीन की तरफ भी एक आवाज़ लगाई कि हमें हेल्प कीजिए, और चीन से मदद उन्होंने प्राप्त की भी। उन्होंने इंडिया की तरफ भी जो है हेल्प की एक आवाज़ लगाई, उन्होंने इंडिया से भी हेल्प प्राप्त की और देखा जाए तो उनकी एक विन विन सिचुएशन रही है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो ठीक है, अब हम जो जान चुके हैं वो ये जाने हैं कि चीन और भारत की जो प्रतिस्पर्धा है, इसमें दक्षिण एशियाई जो क्षेत्र है या दक्षिण एशियाई जो देश हैं, वो एक अवसर के रूप में भी भुनाने की कोशिश तो करते हैं। तो थोड़ा सा एक एक कंट्री के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले कौन से राष्ट्र के बारे में बात की जाए, तो हमारा जो सबसे प्यारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी देखिए हुआ क्या है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल आया था काफ़ी पहले, जिसमें ये बताया गया था कि भारत को हमेशा चीन और पाकिस्तान की वजह से एक टू फ्रंट वॉर के थ्रेट से जो है जूझना पड़ता है। और इस आर्टिकल में थोड़ा सा ये बताया गया था कि किसी भी तरह के स्टेटमेंट दिए जाए उसके कंट्ररी एक्चुअली जो भारतीय सेनाएं हैं उनकी जो रिसोर्सेज है वो कॉन्स्ट्रेट है, और बेसिकली टू फ्रंट थ्रेट अगर कभी भी चाइना और पाकिस्तान की तरफ से आएगा तो शायद हम उतने प्रिपेयर नहीं हैं जितना बताया जाता है। हमें इसको लेकर काम करने की ज़रूरत है। तो ये आर्टिकल बेसिकली इसलिए मैंने आपको दिखाया है ताकि ये जो टू फ्रंट वॉर है, इस कीवर्ड को आप ध्यान रखें, ये आपको देखिए काम आएगा। दूसरी तरफ देखिए, चाइना धीरे धीरे पाकिस्तान में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है, काफ़ी पैसा वहाँ पे लगा रहा है। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था उस पर तो काम चल ही रहा था। यहाँ पर देखिए अभी हाल ही में पाकिस्तान और चाइना ने एग्री कर लिया है कि वो 10 बिलियन का एक रेल प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि कराची को लिंक करेगा पेशावर से। तो आप देखेंगे कि चीन का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे पाकिस्तान में तो बढ़ रहा ही था। जो पाकिस्तान और भारत के बीच में एक कड़वा संबंध है, इसकी वजह से पाकिस्तान स्वाभाविक रूप से चीन की गोद में जा बैठा है, क्योंकि उनको पता है कि हमें टक्कर देने में उनको चीन की मदद की ज़रूरत तो पड़ेगी, अपने बूते पे वो कर नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी हाल के दिनों में क्या हुआ है, गलवान वैली वाला मुद्दा हो या इससे पहले भी चीन के साथ हमारे बॉर्डर्स पर जो थोड़े संबंध मुश्किल घड़ी में चल रहे थे, इस दौरान पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाया है।
और इसका वन ऑफ द रीज़न ये रहा है कि उनके खुद के घरेलू मुद्दे काफ़ी परेशान उनको कर रहे हैं और उनके यहाँ अभी फ़िलहाल तो बाढ़ की जो एक सिचुएशन आई हुई है वो खुद को ही संभालने में लगे हुए हैं। उससे पहले भी पाकिस्तान, भारत और चीन के दौरान, जब आप कह सकते हैं झड़प के दौरान, जब नाजुक पल थे, उस दौरान अपनी तरफ के बॉर्डर पर कुछ खास एक्टिविटी नहीं दिखा पाया। इसका एक रीज़न ये भी था कि वहाँ पर एक पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इरफान खान की जो गवर्नमेंट थी वो जो गई थी और शहबाज जो आए थे, वो अपने आप में एक जो है चीज़ें चल रही थी। तो यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र, या फिर आप मोटे तौर पर देखें तो पूरे विश्व में ही जब से रशिया और यूक्रेन युद्ध ये चल रहा है, तो फिर से एक कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन हो रखी है कि हो सकता है विश्व फिर से दो ध्रुव में जो है बट जाए, राइट, जिसमें एक तरफ जो है रशिया और चाइना हो और दूसरी तरफ जो है यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका हो, राइट। तो अब इसमें भारत जैसी कंट्रीज जो हमेशा एक बैलेंस बना के चलती हैं, वो कहाँ जाएगी, क्योंकि रशिया और चाइना वाले खेमे में, जहाँ चाइना से हमारी राइवलरी रहती है, हम ऐसा मानते नहीं है बट रहती है, रशिया हमारा फ्रेंडशिप है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी हमारी दोस्ती है, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं। तो ऐसे समय में भारत के लिए सबसे अच्छा रास्ता ये है कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम अपने संबंध अच्छे बना के रखें, ताकि जब पहले कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन आई थी और तब भारत ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जरिए अपने आप को अलग रखा था, कुछ कंट्रीज़ का सहयोग भी प्राप्त किया था, वैसा भारत फिर से कर दिखाए। तो इसके लिए नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छा जो है हमें संबंध रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो सबसे क्लोज हमारे नेबर हैं पाकिस्तान, उनके साथ संबंध कैसे ठीक हो, तो थोड़ा सा देखिए इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि जब तक भारत और चीन तनाव की बात आती है तो पूर्वी लद्दाख में देखिए भारत को चीन की तरफ से गतिरोध का सामना करने को देखिए मिल रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, खुद आर्थिक और राजनीतिक संकटों में फंसा हुआ है, तो फिलहाल तो इसका कोई लाभ जो है नहीं उठा पाया है, ठीक है। इसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि जब से इमरान खान सत्ता से गए हैं तो वहाँ की राजनीति में खेमेबंदी की राजनीति को नकारने की भी कोशिश देखी गई है, जिसकी वजह से आप मान सकते हैं थोड़ी स्टेबिलिटी वहाँ पे देखने को मिली है। और सेना के साथ संबंधों को भी रीडिफाइन करने की कोशिश पाकिस्तान में देखी जा रही है। हालांकि ये कितना सक्सेस होता है ये तो हमें समय ही बताएगा। लेकिन एक मुद्दा यहाँ पर ये फंसता है पाकिस्तान के साथ, जैसे जैसे वो चीन के समीप होते जा रहे हैं वो यूनाइटेड स्टेट के दूर होते जा रहे हैं, जबकि जो अमेरिका है उसके साथ भी संबंध पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो काफ़ी सारा पैसा जो है वहाँ से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा सीपेक की एक बात करते हैं। जब 2015 के आसपास सीपेक पर समझौता साइन हुआ था, तब जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के नवाज शरीफ, उन्होंने किस्मत बदलने वाली योजना उसको कहा था। लेकिन उसके बाद से योजनाओं में काफ़ी सारा भ्रष्टाचार, चीनी लोगों को ही नौकरी के लिए बुलाना, पाकिस्तानी लोगों को उससे कोई नौकरी नहीं मिलना, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से स्कीम्स जो कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं दिखाई दे रही है, पाकिस्तान पर बढ़ता जो है चीन का ऋण, इन सब कारणों की वजह से अब वहाँ पर सीपेक को लेकर भी उतना उत्साह नहीं दिखाई देता है जितना जो है शुरू में दिखाया गया था। इसके अलावा डिफेंस की भी बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से टाइम टू टाइम ये पता चलता है कि चीन से वो जो गोला बारूद खरीदते हैं उसको लेकर वो उतना खुश नहीं है। हालांकि फिर भी उनके सैन्य संबंध काफ़ी अच्छे हैं, वो अभी भी अमेरिका और फ्रांस जैसी कंट्रीज़ पर अपने डिफेंस रिलेशन के लिए काफ़ी निर्भर है। तो ये तो बात है कि चाइना जितना भी प्रभुत्व जमा पाए पाकिस्तान में, इसके बावजूद अभी भी यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका का स्कोप बचा रहता है। जब तक अमेरिका, पाकिस्तान, चीन के बीच में थोड़ा सा आप कह सकते हैं ट्रायंगुलर बनता है, भारत के लिए थोड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है चीज़ों को बैलेंस करने की। अब थोड़ा सा पीपीटी क्यों चलते हैं। बेसिक जो संबंधों का एक लेखा जोखा था वो मैंने आपको बता दिया है। देखिए पिछले एक दशक की अगर बात करें, अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें, तो चाहे आर्थिक हो, सैन्य हो या रणनीतिक सहयोग हो, हर क्षेत्र में हर मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान के बीच सहयोग बढ़ा है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पूर्व पाकिस्तानी राजदूत थे, हुसैन हक्कानी, उनको मैं यहाँ कोट करना चाहूँगी। उन्होंने एक्चुअली ये बोला कि चीन के लिए भारत का सामना करने के लिए पाकिस्तान एक कम खर्चीला दूसरे दर्जे का सुरक्षात्मक साधन है।
वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए जो चीन है वो भारत के खिलाफ सुरक्षा का एक कीमती साधन है। तो यहाँ पे दोनों कंट्रीज को ही एक दूसरे की ज़रूरत है और दोनों कंट्रीज इसीलिए साथ चल भी रही है। दोनों देशों ने 2015 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर देखिए साइन किए थे और इसी में जो है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपेक का उद्घाटन किया गया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार भी है, जबकि भारत और पाकिस्तान ट्रेड रिलेशनशिप्स की बात करें तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, राइट। इसके बाद ये जो पाकिस्तान के सुरक्षा प्रतिष्ठान है वो संयुक्त और बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास भी करते रहते हैं चीन के साथ। इसके अलावा रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए भी वो चीन के साथ साझेदारी बनाए हुए हैं, भले ही उनको कुछ शिकायतें हैं। फिर इसके अलावा एक चीज़ हमें ये भी देखने को मिली है, हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था कि पाकिस्तान देखिए ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है। देखिए ये भी एक आप पॉइंट याद रखिएगा, लंबे समय से ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से पाकिस्तान मजबूर हुआ था आतंकवाद के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने के लिए, और जिसके बदौलत वो बाहर भी आए हैं। इसलिए भारत ने भी ये कहा था कि मजबूरी में ही सही, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ तो काम किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पाकिस्तान वाला जो एक एंगल था। इसमें सीधा सा है कि वो चाइना के दोस्त हैं और हमारे वो दोस्त नहीं हैं, ऐसा वो मानते हैं। इसके बाद दूसरी कंट्री की तरफ आते हैं जहाँ पे और कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। दूसरी कंट्री है आपकी बांग्लादेश। अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि ढाका में जो चाइनीज एम्बेसडर थे उन्होंने क्या कहा कि देखिए बिग फैन ऑफ इंडिया, कैन वर्क टुगेदर क्लोजली। उन्होंने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी इंडिया की तरफ। दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए कि जो तीस्ता विवाद है उसमें चाइना की तरफ से एक ऐसा मूव देखने को मिला है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो तीस्ता रिवर नदी समझौता हो रहा था उसको प्रॉब्लम में डाल सकता है। थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में। दिस इज तो लाइक उन्होंने बोल दिया तो ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए बांग्लादेश और भारत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है नदियों को साझा करते हैं, ठीक बात है। इसमें से तीस्ता रिवर समझौता जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब चीन की तरफ से एक प्रोजेक्ट ऑफर किया जाता है बांग्लादेश को इस पर्टिकुलर रिवर पर डेवलप करने के लिए, और इस समझौते को लेकर अगर कुछ कॉन्क्रीट बांग्लादेश और चीन की तरफ से होता है तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो समझौता हुआ था उसको लेकर देखिए मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया है कि बीजिंग ने अपना मन बना लिया है कि वो एक प्रोजेक्ट जो है इस रिवर पर बनाएंगे। तो ये कुछ चल रहा है। अगर फिलहाल की बात करें रिसेंट डेवलपमेंट्स की, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को 360 डिग्री व्यू के साथ देखते हैं। देखिए बांग्लादेश क्या है, जो इसका जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके उत्तर में चीन है और इसके पश्चिम और पूर्व में भारत पड़ता है। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र के ये निकट है। और अगर बात की जाए आर्थिक एंगल पे तो पिछले एक दशक में उल्लेखनीय सामाजिक और आर्थिक प्रगति भी जो है बांग्लादेश ने की है। ये जापान का जो बे ऑफ बंगाल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेल्ट पहल है, चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, भारत का जो सागरमाला इनिशिएटिव है और जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसमें शामिल है। तो देखा जाए तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट पहलों के अंदर बांग्लादेश शामिल है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बांग्लादेश ने क्या किया है, दोनों ही शक्तियों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण उन्होंने रखा है। वो कभी भी एक की तरफ झुके हुए देखिए नहीं दिखते हैं, वो बेसिकली दोनों कंट्रीज के पक्ष में जो है बराबर बातचीत को लेकर चलते हैं। जैसे देखिए अगर बात करें भारत और चीन की, दोनों ही बांग्लादेश के प्रमुख विकास भागीदार देश हैं। जैसे चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, जबकि भारत दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। ट्रेड रिलेशनशिप में बराबर बात है। जहां चीन जो है बायलैटरल संबंधों के माध्यम से बांग्लादेश को हथियार और जो सैन्य उपकरण है उनको उपलब्ध कराता है, तो वही भारत के साथ भी उग्रवाद, सीमा पार आतंकवाद, सीमा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन जैसे जो सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर वो समझौते भी रखता है। जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, दरअसल वो अपनी लीडरशिप में एक मोटो लेकर चलती हैं, और वो जो मोटो है, वो जो विजन है, वो दरअसल बांग्लादेश के जो संस्थापक थे बंगबंधु
शेख मुजीबुर रहमान, उनके द्वारा बेसिकली दिया गया था। ये सिद्धांत स्पष्ट रूप से ये बात कहता है कि सभी से दोस्ती और किसी से भी दुश्मनी नहीं। तो जब कभी आप मीन्स में बांग्लादेश, भारत और चीन संबंधों के बारे में लिखेंगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लिखिएगा कि सभी से दोस्ती और किसी से भी दुश्मनी नहीं, इस सिद्धांत को लेकर वो काम करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो बांग्लादेश के विदेश मंत्री थे, उन्होंने की स्टेटमेंट दी थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा बांग्लादेश और चीन के बीच जो संबंध है वो आर्थिक संबंध है, और बांग्लादेश और भारत के बीच में जो संबंध है वो एक खून का रिश्ता है, और इन दोनों संबंधों को कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है और हम दोनों को साथ लेकर चलते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश भारत के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके माध्यम से जुड़ा हुआ है, या आप कह सकते हैं रीजनल कुछ ऐसे फोरम्स हैं, जैसे शार्क के माध्यम से भारत और बांग्लादेश जुड़े हुए हैं, बिम्स्टेक के माध्यम से जो है भारत बांग्लादेश जुड़े हुए हैं। इसके अलावा देखिए 54 अंतर्राष्ट्रीय नदियों के पानी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में लगातार बातचीत जारी है, और अभी हमने तिस्ता नदी को लेकर महत्वपूर्ण काम जो है किया था। लेकिन कुछ समस्याएं भी है, जैसे एक तो जो अभी हमारे यहाँ नागरिकता संशोधन विधेयक आया था, और दूसरा जो हम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाने की बात कर रहे हैं, इसको लेकर बांग्लादेश में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि फिर जिन लोगों की नागरिकता भारत से खारिज हो जाएगी वो बांग्लादेश में जाकर बसने लगेंगे। दूसरा देखिए म्यांमार से जो विस्थापित हुए 11 लाख रोहिंग्या हैं, उनका एक मुद्दा भी पेंडिंग रहता है, क्योंकि बांग्लादेश उनको अपने यहाँ नहीं रखना चाहता, इंडिया अपने यहाँ नहीं रखना चाहता, तो उसको लेकर एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो देयर आर सर्टेन इश्यूज जिनको भी टैकल करना रहता है। बट बांग्लादेश, भारत और चीन के मामले में देखा जाए तो एक बैलेंस वाली सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, और वहाँ की जो लीडरशिप है वो मैच्योर इनफ है दोनों ही संबंधों को, दोनों देशों के साथ संबंधों को एक साथ लेकर चलने के लिए। इसके बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण कंट्री आती है वो आती है भूटान। भूटान के बारे में देखते हैं 2021 में क्या हुआ था। 2021 में ये हुआ था कि जो भूटान और चीन है उन्होंने बॉर्डर टॉक्स को लेकर एक मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किया था, और इंडिया जो है उस टाइम पर उन्होंने रिएक्शन दिया था कि हम इस चीज़ को थोड़ा क्लोजली देख रहे हैं। इसके अलावा अगर अभी हाल ही की बात करें तो ये देखिए अक्टूबर 2022 की न्यूज़ है, इसमें चाइनीज जो एम्बेसडर थे इंडिया के, जब उन्होंने भूटान को विजिट किया तो उन्होंने ये कहा कि हमें दोस्ताना संबंध जो है लेकर चलना है। तो अगेन चाइना का वही फंडा है, बयान पॉजिटिव दो, एक्शन वैसे करो जैसे उनको अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो देखिए भूटान के बारे में बात करें तो भूटान, भारत और चाइना, इन संबंधों को एक ही लाइन में अगर मैं समराइज करूँ तो कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा से मिलता लाभ, यानी कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिलती है उससे भूटान लाभ लेता है। जैसे भूटान बहुत ज़्यादा आयात पर निर्भर है, उनके यहाँ जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है और वो अपनी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए इंपोर्ट पर जो है डिपेंड है। इस वजह से भारत और चीन दोनों ही उनके लिए देखिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर उत्पादकता देखिए काफ़ी प्रभावशाली नहीं है। तो अगर पड़ोसी देश दोनों शांति के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं तो उनके लिए बेहतर ही है, लेकिन अगर अशांति हो जाए, डोकलाम जैसा विवाद हो जाए तो देखिए प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। दरअसल देखिए तिब्बत में जो चीन के द्वारा आप कह सकते हैं कुछ कार्य किए गए थे, जो वहाँ से दलाई लामा को और बाकी जो तिब्बती थे उनको जो पलायन करना पड़ गया था, इसको लेकर भूटान और चीन के संबंधों में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वहाँ की सरकार और वहाँ के लोग इस बात को लेकर चीन से नाराज थे। जबकि इस मुद्दे पर भारत ने क्योंकि सपोर्ट किया था तो भारत के साथ देखिए उनके संबंध थोड़े से अच्छे देखने को मिले थे। अब थोड़ा सा शुरुआत से बात करते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। देखिए ब्रिटिश काल से ही भूटान और भारत के संबंध जो हैं बढ़िया बने हुए हैं। 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तब तो भारत और भूटान और भी ज्यादा क्लोज आ गए थे। इसके बाद देखिए 2007 में भारत और भूटान मैत्री समझौता जो है हुआ, और भारत और भूटान के संबंध उस जो फ्रेंडशिप की एक ट्रीटी हुई थी उसी के अकॉर्डिंग जो है संचालित होते हैं। इस समझौते का अनुच्छेद जो 2 है वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि दोनों गवर्नमेंट अपने हितों से संबंधित
मुद्दे पर एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग करेगी और कोई भी गवर्नमेंट जो है राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरे के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के लिए अपने क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये लैंग्वेज है कि कुछ भी अगर ऐसा हो जो हमारे दोस्त के लिए ठीक ना हो, उसके लिए हम खुद को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ऐसा जो है हमने अपने मैत्री समझौते में लिखा हुआ है। इसके बाद भारत और भूटान संबंधों की थोड़ी सी अगर बात करें तो देखिए, भारत को पनबिजली का निर्यात भूटान के राजस्व का सबसे बड़ा सोर्स है। उनके यहाँ देखिए जो आप कह सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट होती है, जिसको वो एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया को, उसके बदले उनको जो रेवेन्यू मिलता है उनकी इकोनॉमी का वो काफ़ी बड़ा भाग बनाता है। जैसे 2020 की अगर बात करें तो पनबिजली के निर्यात से उन्होंने करीब 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है अर्जित किए थे। वहीं दूसरी अगर देखा जाए तो भूटान में चीन से आयात होने वाली उपभोक्ता वस्तुओं में लगातार वृद्धि हुई है। मैंने आपको क्या बताया, भूटान बहुत ज़्यादा आयात पर निर्भर है, राइट। तो चीन की तरफ से जो कंज्यूमर गुड्स है उनमें काफ़ी वृद्धि हुई है, जैसे 2020 में लगभग 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक ये पहुंच गया था और 2019 में भारत के बाद ये दूसरे नंबर पर है, ठीक है। इसके अलावा हाल के टाइम में चीनी पर्यटकों की बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ी है भूटान के अंदर। जैसे अगर बात करें 2015 में तो करीब 10,000 चीनी पर्यटक भूटान आए थे। कोविड के टाइम पे थोड़ा डिप हुआ था, अगेन इसमें जो है फिर से दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए 2020 के जून के महीने में जब चीन ने ये दावा किया कि भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगा हुआ पूर्वी भूटान में स्थित जो संगटेंग वन्यजीव अभ्यारण्य है वो भी विवादित है, तो ये चिंता पैदा करता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश की को लेकर जो एक विवादित बयान चीन की तरफ से दिया जाता है, उसी में जब उन्होंने भूटान की भूमि को भी विवादित बता दिया तो थोड़ा सा देखिए संबंधों में प्रॉब्लम देखने को मिली। लेकिन इसके बावजूद भूटान हमेशा से एक छोटी कंट्री है, वो जहाँ से जितना लाभ उठा सकते हैं उस नीति को लेकर काम करते हैं, बट वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हमेशा से रहे हैं और अभी भी भारत और भूटान के काफ़ी फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो कंट्री आती है वो है आपकी देखिए नेपाल, ठीक है। तो अभी देखिए जो चाइना के प्रेसिडेंट है वो अपना तीसरा कार्यकाल लेकर आने वाले हैं। तो ये आर्टिकल बोलता है कि क्या जो नेपाल है वो एक बैटल ग्राउंड बन जाएगा चाइना यूएस राइवलरी का, जब शी जिनपिंग जो है तीसरी बार आ रहे हैं। दरअसल जब शी जिनपिंग ने 2019 में नेपाल का दौरा किया था तो उन्होंने एक बात बोली थी कि जो नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे एक लैंड लिंक्ड कंट्री में, और इसके लिए काफ़ी सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी उनके द्वारा वहाँ पर चलाए जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा न्यूज़ है जो हमें दिखाता है चीन और नेपाल के संबंधों के बारे में। दूसरा आप देखेंगे तो ये कुछ दिन पहले का ही न्यूज़ है कि इंडिया ने फाइनली जो एम्युनिशन है वो नेपाल को बेचे हैं 8 साल तक चीन का डोमिनेंस रहने के बाद से। यानी कि जो भारत के प्राइवेट फर्म्स हैं उन्होंने चीन के कंपटीशन को धता बताते हुए नेपाली आर्मी को अपने बुलेट्स बेचे हैं। तो फाइनली हमने जो है डिफेंस के मामले में नेपाल को जो है एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। देखिए भारत और नेपाल के संबंध बिगड़े 2015 में जब एक नाकाबंदी नेपाल में हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ के जो आर्थिक हालात थे, खाने पीने की जो आवश्यक वस्तुएं थी उनकी बहुत दिक्कत हो गई थी और एक बैड फेस जो है उस टाइम पे नेपाल का रहा था। हालांकि उसके बाद से देखिए स्थिति ये है कि हमने काम तो किया है काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, बट उतना जो है चीज़ें अच्छी नहीं हो पाई हैं क्योंकि चीन की ओर से जो है तुरंत सहायता दे दी गई थी तब नेपाल को, और उन्होंने तुरंत जो है नेपाल में अपना प्रभुत्व जमाने का मौका छोड़ा नहीं था। हालांकि अगर बात देखें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जो परियोजना वो नेपाल में चला रहे हैं उसमें इतनी ज़्यादा प्रगति देखने को नहीं मिली है, ठीक है। और इसके अलावा जब चीन के विदेश मंत्री आए थे तो नेपाल की तरफ से स्पष्ट रूप से कह दिया था कि बीआरआई के तहत हमें अनुदान चाहिए, ऋण नहीं चाहिए। डेब्ट ट्रैप की जो उनकी पॉलिसी है धीरे धीरे उजागर तो हो ही रही है। इसके अलावा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि नेपाल, चीन और भारत वाला जो ट्रायंगल है ये अमेरिका तक पहुंच गया है, क्योंकि अमेरिका ने जब नेपाल को हेल्प किया था तो बेसिकली चीन की मीडिया की तरफ से ज़बरदस्ती की कूटनीति कहकर उसको दुष्प्रचारित किया गया था। अमेरिका की तरफ से $500 मिलियन जो है नेपाल को दिए गए थे। तो देखते हैं, देखिए
नेपाल व्यापार और आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही के साथ ही बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी के लिए भारत पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। अगर हम बात करें तो नवंबर 2020 में भारत और नेपाल में नेपालगंज में तीसरा जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट था उसका शुभारंभ किया गया था। इसके अलावा नेपाल ने भारत को पनबिजली का निर्यात भी शुरू किया है। जैसे नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने अपनी जो काली गंडकी हाइड्रो पावर प्लांट था उससे भारत को अतिरिक्त 144 मेगावाट बिजली का निर्यात जो है शुरू किया है। इसके अलावा जो हमारे जो भारतीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो मई 2020 में नेपाली यात्रा पर गए थे, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे बहादुर देउबा, उसके साथ उन्होंने काफ़ी सारे महत्वपूर्ण संबंधों पर जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण समझौतों पर जो है साइन भी किया था। ये समझौते देखिए सॉफ्ट पावर, सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के साथ साथ जल विद्युत जो कि अरुण 4 परियोजना है उसके विकास पर केंद्रित थे। अगर आप नेपाल की लोकेशन देखेंगे तो ये चीन और भारत के बीच में सैंडविच है, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो इनको बेसिकली समुद्र तक अपनी पहुंच बनाने के लिए ये भारत पर जो है निर्भर रहना पड़ता है, और इसीलिए चीन यहाँ पर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को चला रहा है ताकि वो इनकी इस डिपेंडेंसी को भारत से कम कर दे। तो भारत और नेपाल का क्या चल रहा है ये देखा। अब भारत और जब अब नेपाल और चीन का देखते हैं तो देखिए नेपाल के जो विदेश सचिव थे उन्होंने 2017 को चीनी राजदूत के साथ BRI के फ्रेमवर्क पर बेसिकली साइन किया था, लेकिन मैंने आपको बताया कि अभी वहाँ पर आवाज़ उठने लगी है कि हमें इस योजना के तहत ऋण नहीं चाहिए, अनुदान चाहिए। इसके अलावा देखिए बॉर्डर इकोनॉमिक जोन स्थापित करने के लिए चीन नेपाल ट्रांजिट रोड नेटवर्क के पुनर्निर्माण की बात भी इनके बीच में हुई थी। 2019 में जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नेपाल का दौरा किया था तो 23 साल के बाद किसी चीनी राष्ट्रपति के द्वारा ये नेपाल का दौरा था, और ये दौरा एक्चुअली नेपाल और चीन के संबंधों को अगले चरण में ले गया, और चीन नेपाल कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप और कॉपरेशन के अंतर्गत दोनों देशों ने 20 से ज़्यादा समझौतों पर जो है साइन किया था। तो यहाँ पे देखिए नेपाल बेसिकली अपनी एक आइडेंटिटी की तलाश में है, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी पॉलिटिकल ड्रामा रहता है, और नेपाल के संदर्भ में कहा जा सकता है कि कई बार वो चाइना कार्ड प्ले करते हैं इंडिया के सामने, तो ये एक थोड़ा सा आपको इशू देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है मालदीव की। तो देखिए हाल ही में जो चाइना इंडिया कोल्ड वॉर है, ठीक है, वो बेसिकली मालदीव में देखने को मिल रहा है। जैसे इसमें ये था कि जो इन्फ्लुएंस है मालदीव में, बेसिकली वो इस आइलैंड का जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल ड्रामा चलता है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जब यामीन की गवर्नमेंट थी वो इंडिया के खिलाफ थोड़ा रहते थे, इंडिया आउट कैंपेन भी उस टाइम पर वहाँ पर चला था। जबकि अगर हम बात करें जो उनकी उस 2018 में जो नई गवर्नमेंट आई, तो उस गवर्नमेंट ने बेसिकली भारत के साथ अच्छे संबंधों को बनाने की जो है बात कही थी। तो देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि भारत और मालदीव संबंध कब बर्बाद चले। तो 2018 से पहले वहाँ पर #IndiaOut कैंपेन जो है चला था, और इस कैंपेन में बेसिकली ये कहकर प्रचारित किया गया था कि भारत जो है मालदीव पर ज़बरदस्ती का अधिकार जमा रहा है। अच्छा, मालदीव हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए मालदीव की अगर बात करें तो जो हमारा मिनिकोय आइलैंड है, लक्षद्वीप जो आर्किपेलागो है, उससे केवल 70 नॉटिकल मील दूर ही है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये 300 नॉटिकल मील दूर है अगर भारत के वेस्ट कोस्ट की बात करें। तो ट्रेडिशनली ये हमारे दोस्त रहे हैं, और इनकी लोकेशन भी ऐसी जगह है कि ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी जो रिलेशनशिप रहा है वो काफ़ी डायनामिक और कॉम्प्लेक्स रहा है, क्योंकि बेसिकली मालदीव की जो पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स में बेसिकली इंडिया और चाइना को लेकर जो वहाँ की पार्टीज़ हैं वो अपने वोट बैंक को यूज़ करने के लिए यूज़ करती हैं, और जनरल पब्लिक के अंदर भी देखिए 2 खेमे दिखाई देते हैं, एक जो चीन को सपोर्ट करता है और एक जो है भारत को सपोर्ट करता है। इसके अलावा देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होने वाली है कि नवंबर 2023 में जो वर्तमान सरकार है मालदीव के अंदर, उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, और बड़ी संख्या में उम्मीदवार अब सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब ये निर्भर करता है कि कौन सत्ता में आएगा, क्योंकि उसके हिसाब से भारत मालदीव संबंध जो है तय होंगे। यहाँ पर देखिए
फिलहाल मालदीव पर वर्ल्ड बैंक के अनुसार 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्जा है। इसमें से कुछ कर्जा उनके पास भारत का भी है और 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्जा उनके पास चीन है। इनके पास इन ऋणों के भुगतान में चूक होने का जोखिम है और अगर ऐसा होता है तो मालदीव कुड बी नेक्स्ट श्रीलंका, वहां पर एक आर्थिक संकट आ सकता है। 2018 में जब सोले जो है मालदीव के राष्ट्रपति बने तो भारत ने मालदीव को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा जो है भारतीय मदद मिली थी। कुछ अन्य समझौते भी साइन हुए थे, जैसे ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ था, अड्डू में एक नई पुलिस अकादमी की स्थापना हुई थी, उथुरुथलाफ्लू यानी कि यूटीएफ में तट रक्षक बंदरगाह की तैनाती और रखरखाव हुई थी और सुरक्षा परीक्षण आदि के लिए भी बातचीत हुई थी। तो मैंने आपको बताया 2018 से पहले संबंध एक बैड फेज में थे, 18 के बाद से सोले गवर्नमेंट क्योंकि इंडिया के फेवर में रहते तो हमारे जो है संबंध फिर से अच्छे देखने को मिले, बट नवंबर 2023 के बाद चीजें फिर से देखने वाली रहेंगी। यूटीएफ समझौता भारतीय सेना के कर्मियों को मालदीव की सेना के प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने के लिए वहां 15 साल की अवधि के लिए रहने की अनुमति भी देता है और बेसिकली इसी क्लोज को मिस इंटरप्रेट किया गया था और इसी को लेकर जो है काफी ज्यादा आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट भी देखने को मालदीव में मिले थे। देखिए, मालदीव में भारत की राजनयिक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए भारत ने एक महावाणिज्यिक दूतावास भी यहाँ पर खोला है। तो मालदीव का भारत के साथ कैसा संबंध होगा ये काफी हद तक डिपेंड करता है कि मालदीव बेसिकली किस पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में है। तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी है। जैसे अगर हम बात करें कि जो मालदीव में अगर जो है नशीद आते हैं जो कि एक महत्वपूर्ण उम्मीदवार है, जो कि पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो देख लिए ये थोड़ा सा भारत के लिए समर्थन बनाए रखना महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे। जबकि अगर दूसरे महत्वपूर्ण उम्मीदवार की बात करें जो कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन है, तो चीज़ें खराब हो जाएंगी क्योंकि वो भारत को मालदीव से बाहर करना चाहते हैं। और इंडिया आउट सोशल अभियान जब चला था उन्होंने अपने आवास के बाहर बेसिकली इंडिया आउट लिखा भी हुआ था और ये तब तक लिखा रहा जब तक पुलिस ने उसको ज़बरदस्ती हटा नहीं दिया था, राइट। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि किस तरह की पार्टी जो है सत्ता में आई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं श्रीलंका की। तो देखिए, श्रीलंका के बारे में 27 अक्टूबर 2022 की ये न्यूज़ आई थी। इन श्रीलंका अटेम्प्ट टू रीस्ट्रक्चर फॉरेन डेब्ट, इंडिया एंड चाइना आर क्रूशियल। अगर जो है इस आर्थिक संकट में श्रीलंका उभरना चाहता है तो उनके लिए भारत और चीन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर जो उनकी बातचीत चल रही है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, भारत और चीन से, ये उनके लिए बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए, एक आर्टिकल ये आया था कि इंडिया कैसे ट्राई कर रहा है चाइना के ऊपर गेन करने का। अगर बात की जाए श्रीलंका की, देखिए दरअसल श्रीलंका में क्या हुआ, जो कोलंबो बंदरगाह या आप कहें हम्बनटोटा बंदरगाह था, वहाँ पर चीन का निवेश हुआ। इस निवेश से पहले भारत की शायद ही कोई दिलचस्पी थी भारत की बंदरगाहों में कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की। हालांकि जो श्रीलंका के जो माल थे, ठीक है, वो बेसिकली लाने या ले जाने के लिए काफ़ी हद तक जो है भारत से ही डिपेंड होकर रहते थे, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। जब पहली बार इस पोर्ट को लेकर बातचीत हुई थी तो पहला जो आप कह सकते हो ऑफर है वो भारत को ही दिया गया था, बट हमने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो फिर वो ऑफर चीन के पास चला गया। फिर हम जागे और फिर हमने जो है दूसरा एग्रीमेंट जो है इसको लेकर किया था और अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट के रूप में हम्बनटोटा बंदरगाह का जो प्रस्ताव था, वो जो मैंने आपको बताया पहले भारत को मिला था लेकिन फिर चीन को मिला। तो बेसिकली चीन को क्या हुआ, श्रीलंका में पैर जमाने का उस वक्त एक अवसर मिल गया था। तो देखिए, श्रीलंका की स्थिति भी हिंद महासागर में सामरिक और आर्थिक रूप से जो अहम संचार के समुद्री रूट्स हैं उन पर पड़ती है। श्रीलंका भारत और चीन दोनों देशों के साथ ऐतिहासिक संबंध रखता है। जैसे भारत के साथ उसके सांस्कृतिक, भाषाई, बौद्धिक और धार्मिक मेलजोल की एक लंबी विरासत है, जबकि श्रीलंका और चीन प्राचीन सिल्क रोड व्यापार नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए थे। तो हिस्टोरिक रिलेशन जो है हमेशा रहे हैं। अब थोड़ा सा
डाटा के माध्यम से समझते हैं। श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय व्यापार का आकार देखते हैं। 2015 की अगर बात करें तो चाइना लगभग 4,500 US मिलियन डॉलर था और भारत करीब 4700 था। ठीक है, तो देखा जाए तो 2015 में हम थोड़े से ज़्यादा ही थे अगर ट्रेड की बात करें, जबकि 2020 की बात करें तो देखिए चीन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ये करीब देखिए 41,000 हो गया है, जबकि भारत देखिए केवल 3600 ही रह गया है। तो कहाँ से शुरुआत हुई थी, कहाँ पहुँचे हैं, तो ये जो डाटा है ये बेसिकली वाणिज्य मंत्रालय जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और भारतीय उच्चायोग कोलंबो की सोर्स से लिया गया है। तो ये हमने व्यापार के बारे में देखा। अब देखिए चीन और भारत से श्रीलंका को कितनी विकास सहायता मिल रही है। ये जो रेड कलर की लाइन है बेसिकली ये आपको चीन की सहायता के बारे में दिखाती है जो ऑलमोस्ट अबव ही रही है, और जो नीचे येलो कलर की लाइन है वो इंडिया के बारे में देखिए बताती है। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट हेल्प उन्होंने की है, और जबकि यहाँ पर इंडिया की हेल्प उतनी नहीं थी। और अभी अगर आप 2019 में देखेंगे तो ये बेसिकली यहाँ पर और हम दरअसल यहाँ पे हैं। तो मदद के मामले में भी श्रीलंका में हम चीन से काफ़ी पीछे हैं। इसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। देखिए 2015 में चाइना की जो इन्वेस्टमेंट थी वो करीब 772 थी और भारत की तो थी ही नहीं। फिर उसके बाद हमने थोड़ा जागना शुरू किया और 2020 में चीन की इन्वेस्टमेंट 163 है और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 87 US मिलियन डॉलर्स है। तो इन्वेस्टमेंट को लेकर भी हम पीछे हैं। तो देखिए ट्रेड की बात हो या फिर हेल्प करने की बात हो पैसे से, या फिर इन्वेस्टमेंट की बात हो, भारत चीन से काफ़ी पीछे है। इसीलिए श्रीलंका में थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है भारत के लिए चीन के ऊपर गेन हासिल करना। और जैसे ही श्रीलंका में आर्थिक संकट गहरा गया तो कोलंबो ने आपातकालीन मदद और ऋण पुनर्गठन के लिए चीन की सहायता मांगी। चीन ने बदले में 2022 में करीब 31 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता दी, जिसमें 5000 टन चावल, दवाएं और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी थी। इसके अलावा चीन के समर्थन वाला जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB भी है, उन्होंने भी एक आपातकालीन मदद के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की योजना भी बनाई है। तो ये देखिए चीन की तरफ से हेल्प किया गया उनको। और यहाँ पर अगर बात करें तो भारत की तरफ से क्या हेल्प उनको की गई, तो नई दिल्ली ने शार्क फ्रेमवर्क के तहत 2022 में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर मुद्रा विनिमय को विस्तारित किया था। ईंधन के आयात के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण भी दिया था। इसके अलावा भोजन, दवाएं, अन्य जरूरी चीज़ों को खरीदने के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक दूसरा लोन भी दिया था। और इतना ही नहीं, श्रीलंका को IMF से मदद मिल सके तो IMF से चर्चा के दौरान जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने इंटरनेशनल एजेंसियों को इस बात के लिए मनाया कि श्रीलंका की मौजूदा जो मध्य आय स्थिति है उसको ना मानकर फिलहाल उनको निम्न आय वाले देश के रूप में माना जाए, ताकि उनको जो लोन वगैरह है वो थोड़े ईजिली मिल जाए, क्योंकि उनकी हालत खराब थी, ताकि जो श्रीलंका है उसको तत्कालिक वित्तीय सहायता हासिल हो सके। तो देखिए मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि हर नेबरिंग कंट्रीज़ में हमने थोड़ा लेट से जो है इन्वेस्टमेंट या आप कह सकते हैं ग्रांट्स को लेकर काम करना शुरू किया, या परियोजनाएं अगर हमने चलाई भी हैं तो हम थोड़ा स्लो रहे हैं, जबकि चीन इस मामले में काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। दूसरा क्या है, चीन बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है क्योंकि उनकी इकोनॉमी उस हिसाब से बड़ी है, उनकी GDP काफ़ी बड़ी है, जबकि भारत उनकी उतनी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन अगर सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात आए, अगर कल्चरल रिलेशनशिप्स की बात आए, अगर ट्रस्ट की बात आए, तो भारत ज़्यादा करीब दिखाई देता है नेबरिंग कंट्रीज़ के। तो जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है देखा जाए तो एक विन विन सिचुएशन फेस करती है जब भी भारत और चाइना के बीच जो है प्रतिस्पर्धा में वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, जिसमें हमने ये समझा है कि भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों के अलावा जो अन्य देशों के साथ एक उनके त्रिकोणीय संबंध बैठते हैं वो किस तरह के। और मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, कुछ डाटा के साथ, कुछ पुरानी और कुछ नई चीज़ों के साथ अपनी चीज़ों को समझा है। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।